नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुंद माधव शर्मा। अभी हाल ही में 4 अक्टूबर 2020 को यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2020 संपन्न हुआ है और आप में से काफ़ी लोग इस एग्जाम में अपीयर हुए होंगे। अब आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज अब ये उभर के सामने आ रहा होगा कि जो मार्केट में आंसर कीज अवेलेबल हैं उनमें किसी में आपका कोई आंसर सही है और किसी में कोई आंसर गलत है। इस बार के प्रीलिम्स के पेपर में काफ़ी सब्जेक्टिविटी थी, काफ़ी अप्लाइड पेपर था, काफ़ी ट्विस्ट था, तो आंसर कीज में भी काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो अब मैंने प्रयास किया है कि 2 दिन के बाद ही सही, मैंने अभी जो आंसर की इशू कर रहा हूं और जो डिस्कशन आपके साथ करूंगा तो उसमें मैंने प्रयास किया है कि एक्यूरेसी मेंटेन रहे, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो और 10 आपको आंसर कीज बार बार चेक ना करनी पड़े। तो चलिए दोस्तों, आज हम प्रारंभ करते हैं। इस सबसे पहले हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का डिस्कशन करते हैं कि आखिरकार कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है। इसको हम देख लेते हैं, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने वीडियोज कुछ अपलोड किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर और उसमें से कई क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं और उनकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। और भी मैं कई वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ मेंस के लिए, तो उसमें से भी आपको मेंस के एग्जाम में आने की संभावना होगी, उनको भी आप देखते रहिएगा, जिससे कि आपको मेंस के एग्जाम में काफ़ी कुछ हेल्प मिले। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 1 में है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। ये तो स्टेटमेंट गलत है। संसदीय व्यवस्था में सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व हो ऐसा जरूरी नहीं है और सामान्य रूप से होता भी नहीं है। गठबंधन सरकारें जरूर बनती हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। कुछ विपक्षी में भी पार्टियां होती हैं, तो ये तो गलत हो गया। अब संसदीय सरकार की सबसे बड़ी व्यवस्था क्या होती है? संसदीय व्यवस्था वाली सरकार की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाई इट। अब इसका क्या अर्थ है? आप देखिए आर्टिकल 75 क्लॉज 3। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो सरकार है, जो कार्यपालिका है, जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। क्लियर है? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब तक लोकसभा का विश्वास है सरकार में, जब तक संसद का विश्वास है सरकार में, तब तक सरकार अस्तित्व में रहेगी। और यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वो पारित हो जाता है, चाहे कितना भी समय हुआ हो, चाहे 6 महीने, 8 महीने, 1 साल ही हुई हो, और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सरकार को फिर सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। विशेषकर सरकार जो होती है, कार्य मंत्रिपरिषद होती है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, तो उसका दिखाई देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो यहाँ पर संसद को एक जनरल टर्म में हम देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब सी भी देख लीजिए, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। भारत में रिकॉल का कोई सिस्टम नहीं है कि डायरेक्ट जनता उनको बुला सके और हटा सके, ऐसा सिस्टम भारत में नहीं है। सरकार क्या जनता क्या करती है? जनता प्रतिनिधियों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, एमपीज को चुनती है। तो एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि सरकार का चुनाव करते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। जिस पार्टी के जितने ज़्यादा सांसद होंगे उस पार्टी का ही प्रधानमंत्री बनेगा, सरकार बनेगी। तो इस तरह से चुनाव होता है। तो सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है, निर्वाचित जरूर होती है, सरकार इनडायरेक्टली इलेक्ट होती है। एक तरह से जनप्रतिनिधियों का चुनाव हो रहा है, एमपीज का इलेक्शन हो रहा है, लेकिन एमपीज क्या करेंगे? इस सरकार का गठन करेंगे। समझ रहे ना? तो सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित तो होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है, तो जनता के द्वारा डायरेक्टली नहीं हटाई जा सकती। उससे ज़्यादा एक्यूरेट इसका आंसर क्या है? बी। और डी देख लीजिए, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व नहीं हटाई जा सकती। मैंने अभी क्या बताया कि कभी भी हटाई जा सकती है जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, चाहे 1 साल बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। और या फिर संसद में सरकार क्या करती है? सरकार विश्वास प्रस्ताव लाती है और वह असफल हो जाता है, फेल हो जाता है, तो ऐसे में भी सरकार गिर जाएगी। और सरकार क्या है? सरकार की यहाँ से क्या होता है? सरकार का उत्तरदायित्व तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है संसद के प्रति और
जब तक संसद का विश्वास है सरकार में तब तक सरकार अस्तित्व में रहेगी, नहीं तो उसके बाद क्या है होगा, सत्ता से उसकी बेदखली हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर करेक्ट आंसर हो गया सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। आंसर इसका हो गया स्पष्ट रूप से बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। सरल है, आंसर सरल है, आंसर इसका हो गया बी। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट? तो वेलफेयर स्टेट का इसमें जो प्रोविजन है वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के माध्यम से दिखाई देता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसका आंसर है, आंसर इसका हो जाएगा ये। और आंसर क्यों इसका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो आर्टिकल 36 से 51 तक उसका प्रोविजन है। और उसमें जब आप देखेंगे आर्टिकल 38 देखेंगे तो आर्टिकल 38 डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो वेलफेयर ऑफ द पीपल की यहाँ पे बात की गई है, एक तरह से वेलफेयर ऑफ स्टेट यहाँ से निकल के आएगा। इसके अलावा आर्टिकल 38 क्लॉज 1 में देखिए, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic और political justice सुनिश्चित हो सके। ऐसी सोशल ऑर्डर को क्या करेगा, स्टेट सुनिश्चित करने का, इंश्योर करने का प्रयास करेगा। तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ से वेलफेयर स्टेट का एक प्रोविजन निकल के आता है, सामाजिक आर्थिक न्याय या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात निकल के आती है। तो यहाँ से एक वेलफेयर स्टेट का प्रोविजन निकल के आता है। कहाँ से? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आंसर हो जाएगा सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, स्पष्ट रूप से आंसर हो जाएगा ए। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, सीधा सीधा है, आपको मैंने समझा भी दिया क्यों है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकार तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। दोस्तों सोचिए, क्या संविधान ने कभी परिभाषित करने का प्रयास किया है मूल ढांचे को या बेसिक स्ट्रक्चर को? संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं, संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकार, लोकतंत्र, उसके पार्ट हो सकते हैं, उसके पार्ट होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं भी संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है। अगर डिफाइन किया गया हो तो आप मुझे बताइए कहाँ डिफाइन किया गया है। बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। और यह जो थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर निकल के आई थी वह 24 अप्रैल 1973 को वो बहुत महत्वपूर्ण केस आया था, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 24 अप्रैल 1973 को ये इसका डिसीजन दिया गया था। तो 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस में यही कहा गया था कि संसद जो है, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए, नकारात्मक रूप से उसे कमजोर नहीं किया जाना चाहिए, यह कहा गया था। तो इसका इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर को कोर्ट ने डिफाइन करने का बार बार प्रयास किया है और वो भी अभी तक पूरी तरह डिफाइन नहीं हुआ है। विभिन्न जजमेंट में सरकार के विभिन्न जजमेंट में क्या करती है, न्यायपालिका अपना डिसीजन देती है। तो इसका आंसर पहला स्टेटमेंट गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि डिफाइन नहीं किया गया, कहीं पे भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट कहीं किसी आंसर की में गलत है, किसी आंसर की में सही है। अब मैं आपको लॉजिकली समझा दूंगा, आप ही खुद डिसाइड कर लेंगे कि सही है या गलत है, मुझे भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो इसको समझ लीजिए कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन है या जुडिशियल रिव्यू है, तो जुडिशियल रिव्यू की जब दोस्तों हम बात कर रहे हैं तो जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में दिया गया है। और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में क्या कहा गया है कि यदि संसद का कोई कानून है वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य घोषित कर दिया जाएगा। मान लीजिए कोई एक क्लॉज है, पूरा कोई एक्ट है, पूरा अधिनियम है, वह उसके माध्यम से मूल अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है बल्कि एक सिंगल प्रोविजन के माध्यम से हो रहा है, तो उसको भी शून्य घोषित किया जा सकता है, इनवैलिड घोषित किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा।
उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरह से न्यायिक पुनर्विलोकन की कहीं ना कहीं व्यवस्था तो दिखती है। हालांकि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है क्या नहीं है उसको डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन तो दिया गया है, उसको व्यवस्था तो की गई है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के माध्यम से दिखाई भी देती है। यहाँ पे अगर परिभाषित करने की बात होती तो वो गलत हो जाता है कि नहीं। अब दूसरी बात आ जाती है कि न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू का आखिरकार उद्देश्य क्या है। अगर डिफाइन किया जाए, डिफाइन करना हो तो इसको डिफाइन कर दिया जाएगा कि न्यायिक पुनर्विलोकन आखिरकार क्या होता है। तो आप कह सकते हैं कि न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन ऐसी व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से न्यायपालिका संसद के किसी कानून की मूल अधिकारों के आधार पर समीक्षा कर सकती है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप जनरल टर्म में परिभाषित कर सकते हैं, संविधान में तो कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। और दूसरा इसका पार्ट देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका, इस क्वेश्चन का, जहां से आपको गलत होने की संभावना होगी। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। नागरिकों की स्वतंत्रता किसका पार्ट है? फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है या नहीं है? आर्टिकल 14 से 18 तक समानता या इक्वलिटी की बात की गई है, और आर्टिकल 19 से लेके 12 तक फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम दिया गया है ना। और इसके अलावा आर्टिकल 23 एंड 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिया गया है। समझ रहे? इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया आर्टिकल 25 से 28 तक। 29, 30 में कल्चरल राइट्स दिए गए हैं अल्पसंख्यकों को। इसके अलावा आर्टिकल 32 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार दिया गया है। तो आखिरकार ये सब जो मूल्य हैं वह नागरिकों की स्वतंत्रता के अलावा वह सभी आदर्श जिन पर संविधान आधारित है। संविधान कौन से आदर्शों पर आधारित है? समानता पर, स्वतंत्रता पर, शोषण उन्मूलक समाज पर, अर्थात समाज में शोषण न हो, धार्मिक स्वतंत्रता हो। इसके अलावा हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखें, अल्पसंख्यकों को क्या करें, अल्पसंख्यकों को समान सम्मान दें। तो इस तरह के कई मूल्य आधारित हैं जिन पर संविधान आधारित है। तो मूल अधिकारों के माध्यम से क्या होता है, मूल अधिकारों के माध्यम से ये सभी अधिकार संरक्षित होते हैं। नागरिकों की स्वतंत्रता है, चाहे समानता है, चाहे फिर अन्य तरह के अधिकार है, अन्य तरह की स्वतंत्रताएं जिन पर संविधान आधारित है। संविधान कई आइडियल पर डिपेंड है, और वह सभी आइडियल मूल अधिकारों में काफी कुछ आपको दिखाई देते हैं। इसमें ये तो नहीं लिखा है कि सभी आदर्शों को, उन आदर्शों को जिन पर संविधान आधारित है, सामान्य रूप से कई आदर्श हैं जो मूल अधिकारों में दिए गए हैं। अगर ये लिखा होता है कि सभी आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा है तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था होता, तब गलत हो जाता। तो भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया था, क्योंकि भारत का संविधान मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिवेशता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित नहीं करता है। यद्यपि पार्ट हो सकता है लेकिन परिभाषित नहीं करता है, और ना ही जुडिशियल रिव्यू परिभाषित की गई। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था करता है, तो व्यवस्था तो करता है। जुडिशियल रिव्यू की प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू, ये तो है प्रोविजन। समझ रहे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बी। स्पष्ट हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। समझ रहे? अब अब लोग सोचेंगे भाई यूपीएससी इसका आंसर ये दे दे वो दे दे, इसमें कुछ सोच सकते हैं। इसका इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आंसर किया जाएगी तब आपको आंसर बी दिख जाएगा, और नहीं दिखेगा तो उसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा, वो अलग बात है। इसका आंसर बी, अभी फिलहाल आंसर इसका बी मान के चलिए, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म। कुछ लोग सोच सकते हैं कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कुछ लोग किसी और सब्जेक्ट का सोच सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से हम इसको पॉलिटिकल फिलोसफी में लेके चल रहे हैं, राजनीतिक दर्शन में लेके चल रहे हैं। क्योंकि जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो हम उसमें गांधीज्म, मार्क्सिज्म और इसके आधार पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट से डेवलप हुए हैं उनको भी हम सामान्य रूप से देखते हैं। जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई मार्क्स का समाजवाद क्या है, गांधी जी का समाजवाद क्या है, और सामान्य रूप से हम कई चीज़ों की बात करते हैं। तो गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। कौन सी समान सहमति पाई जाती है वह देख लीजिए। पहला स्टेटमेंट था फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, तो गांधी जी तो बात करते हैं और मार्क्स की बात करते हैं। मार्क्स क्या करते हैं? मार्क्स हिंसा के माध्यम से राज्य को समाप्त करना चाहते हैं, उनका राज्यविहीन समाज चाहते हैं वह अंतिम लक्ष्य के रूप में। लेकिन गांधी जी को एनार्किस्ट या अराजकतावादी इस सेंस में कहते थे
कि वह राज्य का उस तरह से विरोध नहीं करते जो इस तरह से मार्क्स विरोध करता है। राज्य को मार्क्स शोषण मूलक एक साधन के रूप में देखता है, लेकिन गांधी जी उस रूप में नहीं देखते। गांधी जी चाहते हैं कि हर व्यक्ति स्वयं का शासन करने में सक्षम हो। जब वो राम राज्य की बात करते हैं, जब वह गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो वे बात कहते हैं कि अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यहीन समाज होना चाहिए, व्यक्ति को स्वयं के द्वारा शासित होना चाहिए, और व्यक्ति जब स्वयं का अपना कर्तव्य समझेगा और उसके माध्यम से शासित होगा तो वह राज्य वास्तव में राम राज्य होगा। समझ रहे? तो ये तो दोनों में माना जाता है। गांधीवाद भी कहता है कि अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यहीन समाज होना चाहिए, और मार्क्सवादी भी कहता है, हालांकि मार्क्स की अप्रोच अलग है। और वर्ग संघर्ष की, अब वर्ग संघर्ष की गांधी जी तो बात करते नहीं है। गांधी जी कहाँ बात करते हैं वर्ग संघर्ष की? मार्क्स कहते हैं कि सर्वहारा इकट्ठा हो जाओ, तो उसका शोषण किया जा रहा है लगातार, तो उसको वर्ग संघर्ष की बात मार्क्स करते हैं, गांधी जी नहीं करते हैं। और निजी संपत्ति की समाप्ति की बात करें तो निजी संपत्ति की बात जो है, समाप्ति की बात गांधी जी नहीं कहते हैं। गांधी जी कहते हैं ट्रस्टीशिप है। आपके पास जो संपत्ति है वह उसके आप ट्रस्टी हो, आप उसके मालिक नहीं हो, आप उसके ओनर नहीं हो। समझ रहे हैं? और वह क्या कहते हैं, मार्क्स क्या कहते हैं कि आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार संपत्ति का प्रयोग करना चाहिए, और निजी संपत्ति की वह समाप्ति की एक तरह से बात कहते हैं। इसके अलावा आर्थिक नियतिवाद का भी दोनों में डिफरेंस दिखाई देता है, समान सहमति नहीं दिखाई देती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा स्पष्ट रूप से ए। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आंसर स्पष्ट रूप से ए है, और सरल सा प्रश्न है और सरल सा उत्तर है। आंसर इसका हो जाएगा ए। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? मैंने पहला ही वीडियो डाला था 9 जुलाई को, और उसमें इस चीज का मैंने उल्लेख किया था कि नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी स्थायी कार्यपालिका होती है। अस्थायी कार्यपालिका कौन है? राजनीतिक होते हैं वह। और स्थायी कार्यपालिका कौन होती है? नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि उसे केवल 5 साल के लिए नहीं चुना जाता है, वो लाइफ टाइम रहती है। मतलब लाइफ टाइम इट मीन्स जब तक ये रिटायर ना हो जाए तब तक। तो नौकरशाही क्या करती है? उसमें मैंने वीडियो में बताया था कि नौकरशाही लोक नीति या कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने का कार्य करती है, और आपको सामान्य रूप से पता ही भी है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा डी, एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अब ए बी सी उतने सही नहीं है। संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण, ये नौकरशाही के संदर्भ में कुछ संदर्भ में सही हो सकता है, लेकिन अगर एक्यूरेट में देखें तो एक्यूरेटली इसका आंसर डी है, क्योंकि लोक नीति को कार्यान्वित करने का कार्य नौकरशाही करती है। जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी नीतियां होती हैं, जो भी पॉलिसी प्रोग्राम इनिशिएटिव होते हैं गवर्नमेंट के, लागू तो नौकरशाही को ही करने होते हैं, क्योंकि नौकरशाही एक तरह से विकास का एक साधन होती है। जो कार्यक्रम सरकार बनाती है, राजनेता बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का कार्य किसका होता है? नौकरशाही का होता है। संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने का अभिकरण तो नहीं है। संघीय ढांचे इसी ऑल इंडिया सर्विसेज में, ऑल इंडिया सर्विसेज के माध्यम से एक आ जाता है कि एक तो सेंटर की बात मानती है, राज्यों की बात मानती ही नहीं। इस वजह से ये जगह कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल जाता है। एक तरह से संघीय ढांचे की तरफ उन्मुख ज़्यादा दिखाई देती है ऑल इंडिया सर्विसेज। तो इसका आंसर बी तो गलत हो गया। राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक समृद्धि को सुलभ लाने वाला अभिकरण आर्थिक समृद्धि को सुलभ बना सकता है, राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित कर सकता है, क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेसी अच्छे से कार्य करती है और तो राजनीति की एक तरह से राजनेताओं की इमेज भी बनती है, सरकार की भी एक इमेज बनती है। लेकिन अगर एक्यूरेटली, वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक्यूरेटली इसका आंसर क्या होगा? लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण, क्योंकि नौकरशाही की पहचान ही होती है कि लोक नीति कार्यक्रमों और सरकार के जो भी इनिशिएटिव है उनको लागू करने का कार्य नौकरशाही करती है। यह मैंने 9 जुलाई को वीडियो जो डाला था उसमें भी मैंने उल्लेख किया है। पहला ही वीडियो था मेरा, और पहले वीडियो में ही आपको कई क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन था संसदीय लोकतंत्र वाली, वो भी वहाँ पे मिल जाएगा। कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा, वीडियो पे अपलोडेड है। अब देखिए संविधान की उद्देशिका के बारे में क्वेश्चन कहा गया है कि संविधान की उद्देशिका देख लीजिए। संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। दोस्तों सही तो है, लेकिन अभी इसको यहीं तक सोच के नहीं रह जाएंगे, आगे भी हम देखेंगे। बी स्टेटमेंट देखिए, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती, तो ये तो गलत है। संविधान का भाग तो है। केशवानंद भारती केस में क्या कह दिया गया था? केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये कह दिया गया था स्पष्ट रूप से। हालांकि उससे पहले जो केस थे उसमें इसको डिनाई किया गया था। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अभी और भी देखेंगे, हो सकता है और भी स्टेटमेंट कोई ज़्यादा सही हो।
अब बी स्टेटमेंट देखिए, नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो लीगल इफेक्ट इधर, ये गलत हो गया क्योंकि संविधान का भाग होती है। अब देखिए संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि कोई उसका अन्य भाग। संविधान का भाग तो ये तो सही हो गया, लेकिन वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कोई अन्य भाग, ऐसा तो नहीं है। आपको पता है कि जस्टिसेबल नहीं है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को आधार बना के आप न्यायपालिका में नहीं जा सकते कि इसमें जो उल्लेख किया गया है वह मुझे नहीं मिल पा रहा है और आप मुझे प्रोवाइड करवाइए न्यायपालिका से गई, तो ऐसा संभव नहीं है। न्यायपालिका में जो प्रीएम्बल है वह जस्टिसेबल नहीं है, न्याय योग्य या गैर वाद योग्य, न्याय योग्य नहीं है अर्थात गैर वाद योग्य है, नॉन जस्टिसेबल है, समझ रहे हैं। तो इसका आंसर ये भी सी भी गलत हो गया और बी भी गलत हो गया। अब चलते हैं डी पे। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, ये ज़्यादा सही है। ये के कंपैरिजन में ये डी वाला ज़्यादा सही है और ज़्यादा एक्यूरेसी है। ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। अब क्या है कि प्रस्तावना में जो जो चीज़ें दी गई है वह संविधान में अन्य भागों में आपको दिखाई दे जाएंगी, जैसे फंडामेंटल राइट, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो आपको प्रस्तावना में जो दिया गया है वो टर्म आपको संविधान में भी देखने को मिल जाएंगे और संविधान में उन प्रावधानों को आपको देखने को ईजिली मिल जाएंगे। तो कहने का सेंस है कि प्रस्तावना की एक तरह से कई शाखाएं हैं, समझ रहे ना। प्रस्तावना एक तरह से जो अन्य भाग हैं, अन्य भागों से उसको इंटरप्रेट करने में कहीं अगर एम्बिग्यूटी रहती है तो क्या है कि जो स्पष्टता रहती है उसको स्पष्ट करने के लिए न्यायपालिका उसका सहारा ले सकती है। लेकिन ये कहें कि न्यायपालिका उसका सहारा लेगी ही, आवश्यक है, कंपलसरी है, ऐसा नहीं है, समझ रहे, ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसको मैं थोड़ा सा आपको और समझा देता हूँ अच्छे से और आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा ए और डी में। देखिए ये से ज़्यादा क्लियर डी है, तो इसलिए इसको आंसर हमको डी ही लेना पड़ेगा, ये नहीं लेंगे, समझ रहे। अब इसका क्यों आंसर है और हम थोड़ा सा डिटेल में हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि आपको आंसर की जल्दी होगी, लेकिन एक बार ये 18 क्वेश्चन है, इनको अच्छे से देख लीजिए, फिर आपको बार बार आंसर की नहीं देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का जो एक्सप्लेनेटरी है, द प्रीएम्बल डिक्टेट्स द एंटायर कंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल इट मे बी आर्ग्यूड दैट द कंटेंट्स of preamble are not justiciable, it is further submitted that all the part of the constitution which is deemed to be justiciable enjoys the force of law। अन्य को फोर्स ऑफ लॉ है, प्रीएम्बल को नहीं है फोर्स ऑफ लॉ, समझ रहे। प्रीएम्बल को फोर्स ऑफ लॉ नहीं है लेकिन अन्य पार्ट को है। देयरफॉर देयर आर द ऑफ सूट्स ऑफ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के क्या है कि उप शाखाएं कही एक तरह से ऑफ सूट्स हैं। दिस मीन्स दैट सेड प्रीएम्बल इज जस्टिसेबल थ्रू इट्स ऑफ सूट्स। इसके ऑफ सूट के माध्यम से जस्टिसेबल एक तरह से हो सकती है लेकिन डायरेक्टली जस्टिसेबल नहीं है। अगेन विल द कोर्ट फॉल बैक टू नॉन लेजिस्लेटिव पीस टू डिटरमाइन टू रिजॉल्व द एम्बिग्यूटी अकेजन इन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में अस्पष्टता है तो ये नॉन जस्टिसेबल नॉन लेजिस्लेटिव पार्ट है प्रीएम्बल, क्या उसको कंपलसरी है लेके चलेगा और उसके आधार पर व्याख्या करेगा। तो इसका आंसर है नो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, समझ रहे। If the preamble of the constitution is not a legislative piece which enjoys the force of law, the court cannot rely on its properly resolve an ambiguity faced while determining the constitution। अगर स्पष्टता को क्लियर करने के लिए जरूरी नहीं है कि इसी का सहारा ले, इस पर विश्वास करे, ऐसा जरूरी नहीं है, समझ रहे, क्योंकि इसको फोर्स ऑफ लॉ नहीं है। फाइनली द सेड प्रीएम्बल इज आल्सो इनेक्टेड टुगेदर विद व्हाट इज यूजुअली डीम्ड एन ऑपरेटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहने का सेंस है कि इंडिपेंडेंटली उसका कोई अस्तित्व नहीं है, इंडिपेंडेंटली लीगल इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो अदर पार्ट्स हैं उनके साथ हम इंटरप्रेट करके इसको देख सकते हैं, उसका इफेक्ट देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। पहला, वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, दे शैल बी एनफोर्सिबल बाय कोर्ट्स। ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आर्टिकल 37 को आप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, सारा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है द प्रोविजन कंटेंट इन दिस पार्ट, किसमें, भाग 4 में। भाग 4 क्या है, भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 4 में, भाग 4 आर्टिकल 36 to 51 में इसका प्रोविजन है नीति निर्देशक तत्वों का। तो नीति निर्देशक तत्व क्या होती है, न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। भाग 4 के जो प्रावधान है अर्थात नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट बोलते DPS भी है, वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ये सही है।
shall not be enforceable by any court। तीन चीज़ें दी गई हैं कि न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकेंगे। दूसरा, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस, बेशक नहीं लागू किए जा सकेंगे लेकिन फंडामेंटल इन द गवर्नेंस हमारे देश के शासन में मूलभूत हैं। इसके अलावा ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ। लॉ जब बना रहा है, राज्य जब कानून बना रहा है तो उस समय पर इसको ध्यान में रखेगा, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगा कि जिससे कि इनको समाविष्ट किया जा सके कानूनों में। तो इनका ध्यान रखेगा तो एक तरह से क्या होगा कि इनके माध्यम से राज्य क्या है प्रभावित हो रहा है। तो इसका थर्ड ऑप्शन, थर्ड पार्ट देख लीजिए, थर्ड में है इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित तो करेंगे भाई, राज्य के लिए निर्देशित किए गए ना राजनीति निर्देशक तत्व, तो इसमें जो सिद्धांत दिए गए हैं वह निर्देशित करेंगे राज्य को। क्या? ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। जब लॉ बना रहा है तो उसमें इन चीज़ों का ध्यान में रखे राज्य, तो ये तो हो ही जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा 2 और 3, क्योंकि वे किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। दे शेल नॉट बी एनफोर्सिबल बाय एनी कोर्ट, ये भी सही है। द प्रिंसिपल लेट डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग लॉज ऑफ स्टेट, मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट, तो ये भी सही हो गया। तो 2 और 3 सही हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली। आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। ओके, क्लियर है दोस्तों? आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आपको बेचैनी हो रही होगी कि जल्दी जल्दी से आंसर पता चले, लेकिन इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए जिससे कि आपको बार बार आंसर कीजिए, इधर उधर ना देखना पड़े कि मेरा गलत है इसमें सही है, ये सब देखना ना पड़े, समझ रहे? तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से 2 और 3 हो गए, इसका आंसर डी आंसर हो जाएगा इसका क्लियरली, ठीक है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। मैंने आपको क्लियर कर ही दिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसका तो आंसर हो गया था डी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। आर्टिकल 164 क्लॉज 4, ये राज्य के संदर्भ में। और सेंट्रल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 75 में ये प्रोविजन दिया गया है। आर्टिकल 75 में ये प्रोविजन दिया गया है। क्या दिया गया है? आर्टिकल 75 क्लॉज 5 में ये प्रोविजन दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य, अब यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ से क्या होगा? ये वाला गलत हो गया। मतदान के लिए योग्य है कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति 18 साल का वयस हुआ, वोट डाल के आया और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि वोट तो तुम डाल लिए, वोट डालने के लिए तो योग्य हो गए, अब मैं तुम्हें मंत्री बनाना चाहता हूँ। कैसे बन जाएगा मंत्री, बताइए? मंत्री ना तो सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं और ना ही राज्यों में चीफ मिनिस्टर उसको मंत्री बना सकते हैं, जब तक कि कोई व्यक्ति 25 वर्ष की एज पूरी ना कर चुका हो। कोई व्यक्ति संसद का या राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने का योग्य तभी होगा जब उसकी एज कम से कम 25 वर्ष की हो। अगर 25 वर्ष की एज नहीं है तो नहीं बन सकता है, समझ रहे हैं ना? 25 वर्ष की एज तो चाहिए संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए। वो तो बेसिक प्रायोरिटी, और इंडियन होना चाहिए। ये तो बेसिक प्रायोरिटी को फॉलो करेगा नहीं करेगा? अगर नहीं करेगा तो नहीं बन पाएगा। अब इसमें भी आपको आंसर की में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, उसका मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ क्लियरली, आप उसको देख लीजिए। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, किसी राज्य के में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जब उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं। देखिए दोस्तों, संविधान में आर्टिकल 164 क्लॉज 4 में ये प्रोविजन दिया गया है क्या, कि कोई व्यक्ति मंत्री बनाया जा सकता है तब भी जबकि उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। लेकिन जो मतदान के लिए योग्य है, केवल ये मतदान के लिए योग्य है, ये आधार नहीं है। मतदान का योग्य तो 18 वर्ष में हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी वजह से इसका आंसर हो जाएगा गलत। पहला वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। एलिजिबल टू वोट कैन बी ए मिनिस्टर, नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा ये वाला, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा? ये पहले स्टेटमेंट गलत हो गया। अब दूसरा देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from his prison। अब यहाँ पे गलत है। चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरस्त हो जाता है, ये गलत हो गया। स्थायी रूप से नहीं होता है। इसका जो प्रोविजन दिया गया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये वाला भी स्टेटमेंट दूसरा भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब क्यों? क्योंकि सेक्शन 8 clause 3 of the Representation of People Act says that if an MP or MLA is convicted
फॉर एनी अदर क्राइम and is sent to jail for 2 years or more, she shall be disqualified for 6 years from the time of release. जब वह छूट जाता है तो उसके 6 वर्षों तक वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। 6 वर्षों तक क्या है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है, कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ये परमानेंटली डिबार नहीं किया जाता है, बल्कि स्थायी तौर पर उसे नहीं रोका जाता है, बल्कि अस्थायी तौर पर 6 साल के लिए उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ओके दोस्तों, क्लियर है? जिसको 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा हुई हो। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। तो पहला स्टेटमेंट भी गलत हो गया था। क्यों? क्योंकि मतदान के लिए योग्य है। मतदान के लिए अगर कोई व्यक्ति योग्य है तो उसे मंत्री बना दिया जाए, ये तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये गलत हो जाएगा मतदान, ये वाला गलत हो गया। और दूसरा क्या हो गया? दूसरा भी गलत हो गया। दूसरा भी गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा डी। ना तो 1 ना ही 2, नीदर 1 नॉर 2। आंसर इसका हो जाएगा डी। आंसर उसका ये हो जाएगा डी। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? उम्मीद करता हूँ कि कंफ्यूजन नहीं रह रहा होगा आपको। ज़्यादातर आपको क्वेश्चन क्लियर होते चल रहे होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। अगर चाहे राष्ट्रपति मंत्री पर सलाह दे तो रामलीला मैदान में कर ले, किसी भी मैदान में कर ले। समझ रहे? तो कहने का सेंस है कि राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर, ऐसे समय और स्थान पर जहां वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है, आह्वान कर सकता है। आर्टिकल 85 में इसका क्लियरली प्रोविजन दिया गया है। तो आंसर पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जैसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। पहला स्टेटमेंट सही है। अब देखिए दूसरा, भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। ये कौन सी बात हुई? गलत हो गया। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? कि संसद, ये प्रोविजन किया गया है कि 2 सत्र जो हैं उसके बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना, मतलब 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ये प्रोविजन तो दिया गया है, समझ रहे हैं? 6 माह या 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए बीच में। तो कहने का मतलब 1 साल है, 1 साल के अंदर 6 माह से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए 2 सत्रों के बीच में। तो कहने का मतलब मिनिमम 2 सत्र होंगे। और लेकिन हमारी जो परंपरा है उसके अनुसार बजट सत्र होता है, एक विंटर सेशन होता है और एक मानसून सेशन होता है। मानसून सेशन अभी कंप्लीट हुआ है, जिसमें प्रश्नकाल को निलंबित कर दिया गया था। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, प्रश्नकाल को निलंबित किया गया है उसके ऊपर। उसको देखना चाहें देख लीजिएगा, मेंस के लिए काफ़ी काम आएगा वो आपके लिए। समझ रहे हैं? तो 3 सेशन वर्तमान में सामान्य रूप से प्रचलित हैं, लेकिन संविधान में इसका प्रावधान नहीं है कि कितने सत्र रहेंगे कितने नहीं रहेंगे। 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है, ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। 3 सत्रों की बात नहीं है, 3 सत्रों का प्रावधान नहीं किया गया है। बस ये कहा गया है कि 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से 2 सत्र होंगे, समझ रहे ना, इसके अनुसार तो। लेकिन 3 सत्रों का प्रावधान सामान्य रूप से किया गया है, संविधान में नहीं किया गया है, समझ रहे ना। तो ये स्टेटमेंट दूसरा गलत हो जाएगा। पहला सही हो गया था, दूसरा गलत हो गया था। अब तीसरा देखिए, 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। सही बात है। एक वर्ष में कितने दिन होंगे, दिनों की न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक है। संसद कितने दिन चलाई जाएगी। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ईयर। एक साल में कितने दिनों तक मिलना आवश्यक है, ऐसा कुछ स्पष्ट रूप से नहीं उल्लेख है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या हो गया? आंसर ऑब्वियस ही बात है, सी हो गया। सी क्यों हो गया? पहला सही था, तीसरा सही था, दूसरा गलत था। तो 1 और 3 आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब आधार मेटा डेटा। अब आधार का प्रोविजन देखिए संविधान में तो नहीं है, लेकिन हमारी राज्य व्यवस्था में ये सब आ जाएगा, गवर्नेंस में ये क्वेश्चन आ जाएगा, समझ रहे ना। तो अब आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। देखिए दोस्तों, जो एक्ट है, एक्ट में तो अलग कोई प्रोविजन था, पहले सही किया फिर मैंने गलत कर दिया। गलत है ये स्टेटमेंट। 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने डिसीजन दिया था सितंबर 2018 में, वहाँ से एक क्वेश्चन लिया गया है कि आधार के मेटा डेटा को 6 महीने से अधिक संग्रहित नहीं कर सकती। ये डिसीजन दिया था कोर्ट ने। और सामान्य रूप से जो प्रोविजन तो अलग है, मैं अभी आपको बता दूंगा। दूसरा देखिए, राज्य निजी निगमों
या कंपनियों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। ये भी सही बात है। स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। आधार डेटा को क्यों शेयर करेगा कि राइट टू प्राइवेसी है एक तरह से, तो किसी के साथ अनुबंध नहीं करेगा, समझ रहे। राज्य तीसरा, आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, कोई जरूरी नहीं है। आपको कोई पॉलिसी लेनी हो आप आधार मत दीजिएगा तब भी आपको मिल जाएगी, समझ रहे। अब फोर्थ देखिए, भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए आधार जरूरी है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। और उसने जुडिशरी ने भी डिसीजन दिया था सितंबर 2018 में, वो डिसीजन को हम डिस्कस कर लेते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। स्क्रीनशॉट सहित मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका पहला गलत हो गया, दूसरा सही है और चौथा स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा बी, 2 और 4। क्यों सही है, पहला तो गलत हो गया, 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रख सकते, गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, तीसरा गलत हो गया और चौथा सही हो गया, तो 2 और 4 आंसर सही है, आंसर हो गया बी। अब मैं सुप्रीम कोर्ट के आपको डिसीजन को क्लियर कर देता हूं, जिससे आपको एकदम कहीं कोई कंफ्यूजन न रहे, कितनी भी आंसर की देखें लेकिन आप अपने आंसर पे अड़े रहें, आपको आंसर को एक्यूरेटली पता हो। आंसर इसका बी हो गया। अब देखिए क्यों है, देखिए कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये डिसीजन दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आधार के लिए। आधार में क्या किया गया कि आधार की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर प्रश्न लगाया गया कि इसे धन विधेयक के रूप में पारित किया गया है, सरकार ने इसे धन विधेयक के रूप में पारित किया है, तो इसको क्या है कि इसमें न्यायपालिका में इसको चुनौती दी गई, चैलेंज किया गया, तो उसने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आधार की को सपोर्ट किया, अपेल्ड किया कि भाई सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है। हाउएवर द मेजॉरिटी जजमेंट ऑन आधार हैज सेड द मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 6 मंथ। मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा इसका मेटा डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता, ये मेजॉरिटी में कहा गया था। द आधार एक्ट हैड ए प्रोविजन टू स्टोर अलाउड स्टोरेज ऑफ सच डेटा फॉर ए 5 ईयर। आधार में क्या, आधार जो एक्ट है उसमें क्या प्रोविजन किया गया, 5 साल तक, चाहे तो 5 साल तक इसको स्टोर किया जा सकता है। लेकिन सर अब कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने कहा है कि 6 महीने, मैक्सिमम 6 महीने तक आप इसको रखिए, उसके आगे आप नहीं स्टोर कर सकते। ओके, क्लियर है दोस्तों। तो 4:1 की मेजॉरिटी में ये डिसीजन दिया गया था, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मानी गई थी। और हालांकि इसमें दोस्तों DY चंद्रचूड़ थे एक जज, उन्होंने कहा था कि इन इट्स एंटायरली इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया था, संविधान के साथ धोखा है, मनी बिल के रूप में पास किया गया, इन्होंने DY चंद्रचूड़ ने हालांकि कहा था। लेकिन मेजॉरिटी में कोई डिसीजन दिया जाता है तो 4:1 के माध्यम से ये डिसीजन दिया गया कि यह कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, लेकिन जो आधार का मेटा डेटा है वह 6 महीने से अधिक स्टोर नहीं किया जाना चाहिए। देखिए ये है हिंदुस्तान टाइम्स में निकला हुआ था, आधार फॉर वेलफेयर स्कीम ए लेजिटिमेट एक्सरसाइज सेज सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया था कि वेलफेयर स्कीम ऐसी स्कीम्स जो कंसोलिडेट ऑफ इंडिया से फंड की जाती है, जैसे मनरेगा है और अन्य कई है, तो उनको क्या है कि उनके लिए आधार जरूरी है। जो फंडेड हैं किसी माध्यम से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उसके माध्यम से फंडेड हैं, उनके लिए आधार कंपलसरी किया जा सकता है। इसलिए क्योंकि सही लोगों को, सही लाभार्थी हैं उनको, सही लोगों को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये भी देखना जरूरी। पता चला कि जो गरीब है उसको लाभ ना मिल पाए और अमीर है उसका दुरुपयोग करके उसका यूज कर ले, तो इसलिए क्या किया गया है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो फंडेड हैं, जो जैसे सब्सिडी वगैरह की योजनाएं, कई योजना मनरेगा वगैरह के जो कार्यक्रम हैं और इस तरह के कई कार्यक्रम हैं जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंडेड हैं, तो उनको क्या है वेलफेयर स्कीम माना गया है और उनके लिए क्या किया जाएगा, उनको लेजिटिमेट माना गया है कि आधार उसके लिए ज़रूरी है। तो इसका देखिए क्वेश्चन देखिए, आधार मेटा डेटा को 3 महीने तक अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता है, ये गलत था। दूसरा स्टेटमेंट सही था, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर सकता है, आधार बीमा उत्पादों के लिए अनिवार्य नहीं होता है, तीसरा भी स्टेटमेंट गलत हो गया था। चौथा, भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है ऐसी स्कीम जिनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अर्थात भारत की संचित निधि से फंड किया जाता है, उनके लिए आधार देना जरूरी है, जिससे कि सही लाभार्थियों को लाभ मिल सके। ओके दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजन हमने देख लिए, मैंने आपको बता ही दिया, स्क्रीनशॉट शेयर कर लिया मैंने आपको, समझ रहे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
मैंने कई अपने वीडियोज में, पिछले जो वीडियोज हैं आप उसमें देख लीजिएगा, उसमें मैंने क्लियरली उल्लेख किया है, पहले ही वीडियो में उल्लेख किया है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में, लोकसभा के समान शक्तियाँ संविधान संशोधन करने के विषय में शक्तियाँ समान हैं। अब कैसे, देखिए पहली जो है नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के बाद संदर्भ में आर्टिकल 312 312 में क्लियरली प्रोविजन है कि क्या प्रोविजन है कि राज्यसभा पहले प्रस्ताव करेगी, राज्यसभा पहले प्रस्ताव करेगी तभी अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जा सकता है, समझ रहे ना। इसके लिए प्रपोजल राज्यसभा में पहले रेजोल्यूशन लाना जरूरी है कि नेशनल इंटरेस्ट में अब ये जरूरी है कि कोई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जाए। तो ये एक्सक्लूसिव राइट है राज्यसभा का, पहला एक्सक्लूसिव राइट है राज्यसभा का। तो राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में, तो ये तो गलत हो गया, ये तो एक्सक्लूसिव है, बराबर शक्ति नहीं है, बल्कि राज्यसभा यहाँ पर ज़्यादा वेटेज लेती है। दूसरा देखिए संविधान में संशोधन करने के संदर्भ में देखिए दोनों सदनों से इसको पारित होना जरूरी है 2/3 बहुमत से, संविधान संशोधन अधिनियम को, समझ रहे हैं। और सरकार को हटाने के संदर्भ में, सरकार को हटाने के विषय में दोस्तों अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो लोकसभा में लाया जाएगा और लोकसभा के माध्यम से ही इसका मत देखा जाता है। राज्यसभा को इस संदर्भ में कोई, ये एक्सक्लूसिव राइट है लोकसभा का, राज्यसभा का इसमें कोई अधिकार नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये सी भी गलत हो गया। डी देखिए कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, राज्यसभा को समान शक्तियाँ नहीं है, ये लोकसभा का एक्सक्लूसिव राइट है। तो सी और डी लोकसभा के एक्सक्लूसिव राइट है, ए राज्यसभा का एक्सक्लूसिव राइट है और बी में दोनों इक्वल ठहरती हैं, दोनों का इक्वल वेटेज है। ओके दोस्तों क्लियर है। पहले में राज्यसभा का एक्सक्लूसिव राइट है, बी में संविधान में संशोधन करने के विषय में दोनों इक्वल राइट्स रखती हैं, दोनों के इक्वल पावर्स हैं। और सी और डी देखें तो सी और डी लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है, समझ रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, आंसर क्या हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। ओके दोस्तों क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लेट्स के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब मैं इसको भी आपको क्लियर कर दूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कुछ क्वेश्चनों में कंफ्यूजन लोगों को है आंसर की में, लेकिन मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। विद रेफरेंस टू द फंड्स अंडर एमपी लेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एमपी लेट फंड्स मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एजुकेशन, ये सही है, मैं आपको बता दूंगा अभी कैसे है। ये स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपी फंड मस्ट बेनिफिट SC ST पॉपुलेशन, ये भी सही स्टेटमेंट है। और तीसरा स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एमपी लेट्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, नॉन लैप्सेबल होती है, इसलिए थर्ड गलत हो गया। डी देखिए, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को कम से कम 10% कार्यों का पर्यवेक्षण या निरीक्षण करना अनिवार्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 और 4, कहीं कोई कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। इसका आंसर है 1, 2 और 4, आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा डी। आंसर डी क्यों है, आंसर डी क्यों है वो भी मैं आपको चर्चा कर ले रहा हूं संक्षेप में। देखिए 2.4 जो गाइडलाइन है, जो सांसद क्षेत्र विकास जो निधि है एमपी लेट्स जो है, उसके लिए जो फंड अलोकेट किया जाता है उसके संदर्भ में एमपी लेट्स संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जो है उसके लिए कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं। अब जैसे ही नेट पे सर्च करेंगे PDF में आपको गाइडलाइन पूरी मिल जाएगी। इसमें जो 2.4 नंबर की जो गाइडलाइन है उसमें लिखा है कि ऑल वर्क्स टू मीट लोकली फेल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नीड्स विद एन एम्फेसिस ऑन क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी आर परमिशन अंडर एमपी लेट्स। एमपी लेट्स के अंदर कोशिश की जाएगी कि टिकाऊ परिसंपत्ति का क्रिएट हो, ड्यूरेबल एसेट क्रिएट हो। ओके दोस्तों, इसके अलावा 2.5 गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि SC ST एरियाज के डेवलपमेंट के लिए भी प्रयास किया जाएगा। स्पष्ट रूप से उसमें क्लियरली दे दिया गया, कहा गया है कि MPs आर टू रिकमेंड एवरी ईयर बर्स कॉस्टिंग एटलीस्ट 15% ऑफ द एमपी लेट्स एंटाइटल्ड फॉर द एरियाज इनहेबिटेड बाय SC ST। समझ रहे, SC की जो पॉपुलेशन है वो कम से कम जो उसके लिए क्या करना होगा कि कम से कम 15% की जो कॉस्ट है वो SC की जहाँ पर जनसंख्या है उनके लिए खर्च करना होगा, SC के फेवर में खर्च करना होगा। और इसके अलावा बाय शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन एंड 7.5% फॉर एरियाज इनहेबिटेड बाय ST के लिए, ST पॉपुलेशन के लिए क्या किया जाएगा 7.5% कम से कम फंड खर्च करना इतना जरूरी है। ओके दोस्तों, ये क्लियर हो गया। तो SC के लिए जरूरी है, SC ST के लिए है
ओबीसी के लिए नहीं है ये प्रोविजन, समझ रहे, SC ST के लिए है। अब देख लीजिए, फंड्स आर नॉन लैप्सेबल, फंड्स रिलीज फॉर द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर नॉन लैप्सेबल, नॉन लैप्सेबल है और उनको क्या किया जा सकता है और उनको आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है। कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर यूटिलाइजेशन इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स, आगे के ईयर्स में उसका प्रयोग किया जा सके उसके लिए क्या किया जा सकता है, कैरी फॉरवर्ड इसको किया जा सकता है, कैरी फॉरवर्ड इसको किया जा सकता है। तो इस तरह से देख लिया। अब रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटी है उसका अधिकार है, उसको करना होगा, उस पर कंपल्सन है कि एटलीस्ट 10% कामों का उसको इंस्पेक्शन करना जरूरी है, इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको देखना जरूरी है। ओके दोस्तों, द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन ऑफ द वर्क्स अंडर द स्कीम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड इंस्पेक्ट एट लीस्ट 10% ऑफ द वर्क्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर। ओके दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है आपको। तो इस तरह से गाइडलाइन है, इस तरह की गाइडलाइन की, और गाइडलाइन के जो अगर लाइट में मैं देखूं तो आपको बता दे रहा हूं कि पहला जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट सही है, ड्यूरेबल एसिड क्रिएट की जाती है इसके माध्यम से। दूसरा, एक स्पेसिफाइड पोर्शन फॉर एमपी मस्ट बी बेनिफिट फॉर SC ST, इसके लिए सही है। और इसके अलावा कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, ये गलत है, ये वाला क्या है, गलत है। और फोर्थ देखिए, एटलीस्ट 10% कामों की इम्प्लीमेंटेशन देखना डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को जरूरी है। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4, आंसर क्या हो जाएगा डी, आंसर क्या हो जाएगा डी, 1, 2 और 4, आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 और 4। क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आपको स्पष्ट रूप से जवाब दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। अब हम देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13, ये तो हमने क्लियर कर ही लिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? ये समता का अधिकार होता है। आर्टिकल 14 से 18 तक क्या प्रोविजन है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी का अधिकार है, समता का अधिकार है। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक प्रोविजन है इसका, 14 से लेके 18 तक इसका प्रोविजन किया गया है स्पष्ट रूप से। ओके दोस्तों, राइट टू इक्वलिटी का। और जो अस्पृश्यता का अधिकार है, अस्पृश्यता का अधिकार आर्टिकल अस्पृश्यता के रूप में किया, इसमें अस्पृश्यता नहीं की जाएगी, अस्पृश्यता पर प्रतिबंध किया गया आर्टिकल 17 में। तो आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, तो उसके बीच में 17 पड़ गया आर्टिकल 17 किसमें आ जाएगा, समानता के अधिकार के अंतर्गत ये शामिल हो जाएगा, समता के अधिकार में शामिल होगा। एक मैंने वीडियो बनाया था इंडियन पार्लियामेंट पार्ट 2, आप देख लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है और वही वाला है, उसमें उसी से मिलता जुलता है, आप उसके आधार पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, राइट टू इक्वलिटी। ओके दोस्तों, क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी, अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 17 में इसका प्रोविजन है और इसके लिए एक सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाया गया है, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 भी बनाया गया, उसमें संशोधन भी आगे हुआ है। ओके दोस्तों, क्लियर है, जिससे कि अस्पृश्यता न हो, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। ओके दोस्तों, समता का अधिकार, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, आंसर तो सरल ही है, क्वेश्चन सरल ही है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, कई बार सरल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं जल्दी जल्दी में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय, किसमें उल्लेख है बताइए, सोचिए विचार कीजिए। आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण किया जाएगा या उससे सेपरेशन रहेगा, इसका प्रोविजन है आर्टिकल 50 में, आर्टिकल 50 में इसका प्रोविजन है। ओके दोस्तों, और आर्टिकल 50 किस में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। तो इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय, क्या होगा इसका आंसर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से एक और क्वेश्चन मिला था आपको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भाग 4 से पूछा गया था, पार्ट 4 से पूछा गया था कि न्याय उसमें लागू होंगे नहीं होंगे न्यायपालिका में, और उसका वो प्रभावित करेंगे राज्य को या नहीं करेंगे, वो एक और क्वेश्चन था, और एक ये हो गया, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए DPSP से ही, कितना इंपॉर्टेंट है सोचिए, आंसर इसका हो जाएगा बी। ओके दोस्तों, क्लियर है, आर्टिकल 50 में प्रोविजन है और आर्टिकल 50 आता है राज्य नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ एक अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, जिसे क्या कहते हैं, मैं बृहद
आर्थिक रूपरेखा विवरण, वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। तो इसका प्रोविजन कहाँ किया गया है? राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण, FRBM एक्ट है ना, प्रोविजन ऑफ फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये 2003। इसका आंसर सीधा सीधा है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इसके अंतर्गत ही इसको वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। ओके दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर, उसके कारण। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर, ये सारी चीज़ें हैं, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब हम देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? परिभाषा से संवैधानिक सरकार, जिसे हम क्या कहते हैं? संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की क्या फीचर होती है? कि संवैधानिक सरकार हो और सीमित सरकार हो। सीमित सरकार, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? सीमित सरकार, सीमित सरकार। ये जो पहला वीडियो मैंने 9 जुलाई को डाला था, 9 जुलाई 2020 को वीडियो डाला है, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने इस चीज़ का उल्लेख किया है, संविधानवाद का। जो लास्ट पार्ट है, लास्ट में जब कंप्लीट हो रहा था, उससे पहले 5-10 मिनट पहले देखिएगा, मिल जाएगा आपको। संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, संविधानवाद या संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? सीमित सरकार, अर्थात चेक एंड बैलेंसेस रहने चाहिए, सीमित अथॉरिटी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से सरकार कुछ भी कर रही है। तो सीमित सरकार होगी, उस पर कुछ सीमाएं होती हैं, चेक एंड बैलेंस होते हैं। सरकार पर क्या होती है? न्यायपालिका का भी एक तरह से चेक एंड बैलेंस होता है, विपक्ष का भी चेक एंड बैलेंस होता है, और सरकार पर संसद का भी चेक एंड बैलेंस होता है। अभी पढ़ा था ना कि जो मंत्रिपरिषद होगी वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व तो आ गया। विपक्ष के प्रति, विपक्ष से वाद विवाद संवाद होता है, तो वहां से भी कमियां निकल के आती हैं, तो वहां से भी कहीं चेक एंड बैलेंस निकल के आ गया। न्यायपालिका के माध्यम से चेक एंड बैलेंस निकल के आ गया। जब फंडामेंटल राइट्स का मान लीजिए वायलेशन होता है, तो न्यायपालिका उसकी जो व्याख्या कर सकती है। न्यायपालिका क्या कर सकती है? उसको मूल अधिकारों के उल्लंघन तक उसको शून्य घोषित कर सकती है और उसको एक्सप्लेन कर सकती है। किसी एक्ट को या अधिनियम को और व्याख्या करने का अधिकार किसको है? न्यायपालिका को है। तो इस तरह से सीमित सरकार का ये लक्षण दिखाई देता है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, दैट मीन्स लिमिटेड गवर्नमेंट या चेक एंड बैलेंस जिस सरकार पर है, इसको हम संविधानवाद के अंतर्गत भी समझते हैं। ओके दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा से भाग मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों में प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? अब मैं आपको कहूंगा सीधा सीधा इसका आंसर कहूंगा 1, 2 और 3। अब कई जगह आपको मिल जाएगा कि 1 और 3, कई जगह कुछ मिल जाएगा, कई जगह कुछ मिल जाएगा। आंसर इसका है डी, 1, 2 और 3। मैं आपको दिखा देता हूँ ना कैसे आंसर होगा। उद्देश्य का राजनीति के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये तीनों आएंगे इसके अंतर्गत। डी आंसर इसका होगा। डी क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी। अब कैसे हो जाएगा? मैं यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो जो 1948 का है, वो जो संयुक्त राष्ट्र का जो सार्वभौमिक घोषणा है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है, उसको हम आपको दिखा देते हैं, उसके माध्यम से आपको प्रूव कर देते हैं। क्लियर हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा इसके अंतर्गत। मैं आपको बता दे रहा हूँ जो है दोस्तों। देखिए कैसे, इसमें जो मेंबर स्टेट्स के लिए कहा गया है, ये जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, तो वो मेंबर स्टेट्स को, यह यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वह किसको संबोधित किया गया है? जो मेंबर स्टेट्स हैं उसको। भाई जो मेंबर स्टेट्स हैं वह कोशिश करें कि इसके लिए कुछ प्रावधान बनाए। भारत में भी जो बनाया गया है, जो अपना नेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट आया, उसी के कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो गया आया, समझ रहे हैं, मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए। और ये मेंबर स्टेट्स को संदर्भित किया गया है। तो एक तरह से राज्य का ये कर्तव्य होगा, एक तरह से संबोधित किया जा रहा है मेंबर। तो एक तरह से नीति निर्देशक तत्व यहाँ से क्लियरली नजर आते हैं कि नीति निर्देशक तत्व भी क्या होते हैं? नीति निर्देशक तत्व राज्य को निर्देशित किए गए हैं, राज्य का एक कर्तव्य मानते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे भी एक तरह से मेंबर स्टेट्स को उल्लेख किया गया कि मेंबर जो स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशन के, वह इसको पालन करेंगे, इसको प्रोत्साहित करने का कार्य करेंगे। तो मैंने दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की ही मैं आपको वो बता रहा हूँ एक्सप्लेनेशन। ये यूनाइटेड नेशन जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसी को मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आगे
और भी आपको क्लियर कर देता हूँ जिससे आपका कोई कंफ्यूजन 1% भी ना बचे। आर्टिकल 16 देखिए, किसका? आर्टिकल 16 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसमें क्या कहा गया है? मैन एंड वुमेन ऑफ फुल एज विदाउट एनी लिमिटेशन ड्यू टू रेस, नेशनलिटी और रिलीजन हैव द राइट टू मैरी एंड बाउंड ए फैमिली। दे आर एंटाइटल्ड टू इक्वल राइट्स एज मैरिज, ड्यूरिंग मैरिज एंड इट्स डिसोल्यूशन, और मैरिज वगैरह और सब चीज़ें कही गई हैं। अब देखिए थर्ड वाला प्रोविजन देखिए, द फैमिली इज द नेचुरल एंड फंडामेंटल ग्रुप यूनिट ऑफ सोसाइटी एंड इज एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन बाय सोसाइटी एंड स्टेट। मतलब स्टेट के द्वारा और सोसाइटी के द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो स्टेट को भी संबोधित किया गया है, सोसाइटी को भी किया गया है। तो स्टेट को संबोधित किया गया है तो क्या हो गया? नीति निदेशक तत्व ही तो एक तरह से हो गया, समझ रहे ना। तो नीति निदेशक तत्व भी इसके अंतर्गत दिखाई देते हैं। नीति निदेशक तत्वों की भी यहाँ पर झलक दिखाई देती है। अब बात करते हैं वही कर्तव्यों की, कैसे दिखाई देती है मूल कर्तव्यों की। मैं आपको बता देता हूँ, मूल कर्तव्य भी यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए कैसे, अब देखिए इसमें भी कहा गया है नीति निदेशक तत्वों के लिए ईच स्टेट रिसोर्सेज के अनुसार इसका प्रोत्साहन किया जाएगा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाया जाएगा, मानवाधिकारों के क्षेत्र में नेशनल एफर्ट किया जाएगा। किस अकॉर्डिंग? रिसोर्सेज ऑफ ईच स्टेट, जो हमारा जो स्टेट है, जो राज्य है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कोई देश है, मेंबर स्टेट्स हैं, उनके रिसोर्सेज के अनुसार ये यूज करेंगे। रिसोर्सेज के अनुसार अगर मान लीजिए किसी पर कम संसाधन है तो उसके हिसाब से मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करेगा। और किसी भारत जैसे विकसित, जो भारत जैसे विकासशील देश हैं और उभरती हुई अर्थव्यवस्था है तो वह अलग तरीके से प्रयोग कर सकता है। तो राज्य को एक तरह से संबोधित किए गए हैं, समझ रहे हैं। राज्य को संबोधित किस तरह से किए गए वो आपको क्लियर हो गए काफ़ी कुछ, कि भाई राज्य नीति तत्व भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ओके दोस्तों, क्लियर है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ आर्टिकल 29। इसमें क्या कहा है? एवरीवन हैज ड्यूटी टू द कम्युनिटी इन विच अलोन द फ्री एंड फुल डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी इज पॉसिबल। जिस कम्युनिटी में उसका फुल डेवलपमेंट पॉसिबल है, उसमें उस कम्युनिटी में क्या करेगा? उसका एक दायित्व है, उसका एक कर्तव्य है, किसी भी व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है। तो एवरीवन हैज ड्यूटी टू द कम्युनिटी, कम्युनिटी के प्रति एक दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। तो वह कर्तव्य हमारे मूल कर्तव्यों में भी क्या कहा गया है? हमारे मूल कर्तव्यों में भी एक तरह से सामुदायिक कर्तव्य, हमारे समाज के प्रति कर्तव्य देखे जाते हैं, तभी तो ये मूल कर्तव्य लेके आए हैं, अदरवाइज तो अधिकारी काफी थे, समझ रहे। इसके अलावा भी और भी प्रोविजन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एक बार आप देख लेंगे तो आगे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ABCD कौन सा आंसर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। These rights and freedoms may in a case of exercise contrary to the purpose and principle of United Nations, और इसके अलावा मोरलिटी, पब्लिक ऑर्डर, जनरल वेलफेयर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इसके आधार पर इसको कुछ सीमित किया जा सकता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से क्या है कि ड्यूटीज भी दिए गए हैं, राज्य के लिए भी कर्तव्य, राज्य के ड्यूटी किसी एवरीवन है ड्यूटी, किसी व्यक्ति के भी राइट दिए गए हैं। राज्य के लिए भी निर्देशित किया गया कि मेंबर स्टेट्स इस चीज़ को फॉलो करेंगे, प्रोत्साहित करने का कार्य करेंगे। ओके, और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मूल अधिकारों का तो इसमें प्रावधान है ही, क्योंकि इतने सारे अधिकार हैं। फंडामेंटल राइट्स, इससे काफ़ी कुछ फंडामेंटल राइट्स काफ़ी भी मिलते जुलते हुए आपको देखने को मिलेंगे। जो है कई प्रोविजन आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। अब मैं आपको बता दूँ, अब देखिए आर्टिकल 29 भी देख लिया, आर्टिकल 30 भी देख लीजिए, थोड़ी इतनी नज़र डाल लीजिए इस पर भी। Nothing in the declaration may be interpreted as implying for any state, group or person right to engage in any activity to perform any act at the destruction of any of the rights and freedom set forth in। कोई भी अधिकार और कर्तव्य, जो अधिकार और स्वतंत्रता है, उसको समाप्त करने के लिए प्रावधान नहीं माना जाएगा, समझ रहे ना। तो इस तरह से क्या है, स्टेट को भी संबोधित किया गया है, व्यक्ति को भी संबोधित किया गया है, व्यक्ति के भी कर्तव्य बताए गए, स्टेट के भी बताए गए हैं। और उद्देश्य में जो हमारे जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है वो भी इसके अंतर्गत दिखाई देता है। तो जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत, आप उद्देश्य का पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ लीजिए, ये मैंने आपको डिटेल में आपको बता दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा और भी प्रोविजन देख लीजिएगा। उद्देश्य का में भी ये दिखाई देते हैं। मेरे मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। तो उद्देश्य का भी प्रतिबिंबित करती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समझ रहे हैं। विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिखाई देती है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता दिखाई देती है। कई ऐसे प्रोविजन हैं जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में ये प्रोविजन दिए गए हैं। तो इसका आंसर स्पष्ट रूप से A, B,
इसका आंसर पहला भी है, ये स्टेटमेंट से पहला पॉइंट सही है, दूसरा तीसरा भी सही है, तो 1 2 3 इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि जितनी भी आंसर की देखी होंगी उसके बाद अब यहाँ पे आपको मैंने समझा दिया, क्लियरली आपको प्रोविजन दिखा दिए। अब आपको यहाँ से कन्फ्यूजन उम्मीद करता हूँ कि नहीं रह गया होगा। अब एक जो है लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकार लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। नालसा आपने पढ़ाई होगा, इंडिया रुक देखेंगे, इंडिया रुक में ये सब प्रोविजन दिए गए हैं। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज कई राज्य स्तर पर भी हैं, तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट भी है, 1987 में आया था। तो उसमें क्या किया गया, नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान कैसे किन किन लोगों को प्रदान की जाएंगी। पहला तो सही है, पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, जिनकी 1 लाख से इनकम है उनको तो नालसा सर्विस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, फ्री लीगल एड की बात की जा रही है, फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा ट्रांसजेंडर विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख। इसके अलावा सी देखिए, मेंबर ऑफ अदर बैकवर्ड सेक्शन 12 ऑफ नालसा एक्ट 1987 में ये प्रावधान दिए गए हैं कि किस किस को कवर किया जाएगा। तो उसमें मेंबर ऑफ ओबीसी नहीं है, उसमें SC ST के कवरेज की बात की गई है। तो थर्ड तो स्पष्ट रूप से गलत हो गया। तो थर्ड जहाँ जहाँ गलत है उसको हटा दीजिए, P हट गया, C हट गया। अब बचा 1 और 4। अब 1 और 4 में तो कन्फ्यूजन है भाई, आपको कहीं कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाई ओबीसी तो है नहीं, इसमें ओबीसी नहीं है और पहला सही है, सॉरी पहला तो सही है और इसमें जो है पहला वाला सही है और जो है तीसरा वाला गलत है। तीसरा वाला कहाँ गलत है, बी और सी में दिया हुआ है, तो बी और सी गलत हो गए। ठीक है, अब चौथा देखिए, ऑल सीनियर सिटीजन। देखिए दोस्तों, ऑल सीनियर सिटीजन नहीं होते हैं, बल्कि इसके लिए इनकम का एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। जैसे आप दिल्ली में देखेंगे 2 लाख का क्राइटेरिया है, उत्तराखंड में देखेंगे 3 लाख का क्राइटेरिया है। राज्यों में वेरी हो रहा है, राज्यों के स्तर पर ये वेरी होता है। तो इसलिए क्या है, ऑल सीनियर सिटीजन के कारण ये गलत हो गया, सभी नहीं है इसमें, समझ रहे ना दोस्तों। सभी वरिष्ठ नागरिक इसमें शामिल नहीं किए गए, बल्कि जो है इनकम के आधार पर शामिल किए गए हैं। जिनकी इनकम अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से हैं, उनको ही इस तरह से फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब बचा गया, अब चौथा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, बचे कौन से, 1 और 2 ही बचे। 1 और 2 बचे तो लगा दीजिए आंसर। अब क्या है भी, चौथा भी गलत हो गया, ऑल सीनियर सिटीजन नहीं कवर हो रहे, तो बचा कौन सा, 1 और 2 कवर हो गया। अब मैं आपको बताऊं, ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन ₹2 लाख। तो ये दिल्ली के सेंस में तो है, दिल्ली के सेंस में क्या है, 2 लाख की क्राइटेरिया सीनियर सिटीजन के लिए भी है और 2 लाख का क्राइटेरिया ट्रांसजेंडर के लिए भी। क्योंकि ट्रांसजेंडर जो लोग हैं जिनकी 2 लाख से कम इनकम है, 2 लाख तक की जिनकी इनकम है, उनको क्या किया जाएगा, उनको फ्री लीगल एड दी जाएगी, मतलब निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी नालसा के द्वारा। ये तो प्रोविजन है, लेकिन आपको अन्य कई राज्यों में और चीज़ों को स्पष्ट रूप से इसका प्रोविजन देखने को नहीं मिलेगा कि जिनकी जो है 2 लाख तक की इनकम है। दिल्ली के संदर्भ में तो आपको नालसा की वेबसाइट पे मिल जाएगा, लेकिन और जगह नहीं मिलेगा। लेकिन हमने एलिमिनेशन के आधार पर भी कर लिया कि ऑल सीनियर सिटीजन नहीं है, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया, ये वाला स्पष्ट रूप से गलत हो गया, क्योंकि SC ST का प्रोविजन है, ओबीसी का प्रोविजन नहीं है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। बचा क्या, अब बचा क्या, 1 2 बचा, तो 1 2 आंसर लगा दीजिए। अब क्या सोचना है, समझ रहे। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2, ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन ₹2 लाख। इसको तो हमें मजबूरी में लेना पड़ रहा है, इसका दिल्ली में तो प्रोविजन दिखाई देता है, लेकिन और कहीं स्पष्ट रूप से प्रोविजन इसका नहीं मिलता है, समझ रहे दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है, आंसर 1 और 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑल के कारण फोर्थ वाला गलत हो गया। सभी वरिष्ठ नागरिकों को नहीं, बल्कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी इनकम अलग अलग राज्यों में एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया, जैसे उत्तराखंड में 3 लाख है, दिल्ली में जो 2 लाख है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो उससे कम इनकम जिनकी है, ऐसे वृद्धजन, ऐसे ओल्ड एज, ऐसे सीनियर सिटीजन कवर किए जाएंगे। ओके दोस्तों, तो फोर्थ गलत हो गया, थर्ड स्पष्ट रूप से गलत हो गया, क्योंकि ओबीसी नहीं है बल्कि SC ST को कवर किया गया है, तो थर्ड भी गलत हो गया, चौथा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया। बताइए, चौथा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, तो बचा क्या, बचा तो 1 और 2 बचा ना। हालांकि दिल्ली के संदर्भ में ट्रांसजेंडर का भी प्रोविजन आप वेबसाइट पे देखेंगे, मिल जाएगा आपको। तो पहला तो क्लियरली है, पर्सन विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, जिनकी 1 लाख से कम इनकम है, उनको तो क्लियरली नालसा के माध्यम से फ्री लीगल एड मिलेगी दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 18 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ में, मोस्ट एक्यूरेसी के साथ प्रयास किया है कि इसमें जो है पूरी एक्यूरेसी रहे, 100% एक्यूरेसी रहे। लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि यूपीएससी की एक बार आंसर की आ जाए, उसके बाद फाइनली चीज़ें मानी जाएंगी। और मैंने पूरी आपको लॉजिक के साथ चीज़ें समझा दी, एक एक लॉजिक को मैंने कवर कर लिया।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और आप मेंस के वीडियोज भी देख लीजिएगा, मेंस के कई वीडियोज कई टॉपिक पर, जैसे प्रश्न काल जैसे वीडियो है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे इशू हैं, और भी कई ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, इसके अलावा डेप्टी स्पीकर का जो पद हाल ही में चर्चा में आया, डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वही भी मैंने कई वीडियोज में अपने में कवर किया है। डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अभी हाल ही में उसको हटाने का प्रस्ताव लाया गया था और उसका इलेक्शन भी किया गया था, तो वो भी काफ़ी चर्चा में। इस तरह के कई मुद्दे मैंने कवर किए हैं। 3 लाइन व्हिप भी अभी जारी किया गया था कृषि सुधार अधिनियम पर, फार्म जो एग्रीकल्चर वाले जो बिल आए उनके ऊपर। तो इस तरह से मेरा कहने का सेंस है कि कई मेंस के भी वीडियोज हैं, आप उनको भी देखिएगा और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मेंस में भी मैं फिर आपसे बताऊंगा कि पहले जो वीडियोज हैं, जैसे अभी बता रहा हूँ ना, प्रीलिम्स में कई वीडियोज में आपको आंसर मिल रहा है, उसी तरह से मेंस में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसे वीडियो डालने की पूरा फोकस होता है जो क्वेश्चन आए एग्जाम में, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा डिस्कशन समझ में आया होगा। जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेंस के भी वीडियो देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, और जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर आगे।